दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाली जलेबी बाई 7वीं फेल थी। ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, जिस कारण एक दिन वो काम की तलाश में घर से निकलती है और खुद से बोलती है, गणपति बप्पा, बस तू किसी माफिक मेरे को छोटी मोटी नौकरी दिला देना। अब मैं ठहरी 7वीं फेल, कोई मेरे को काम नहीं देता है, लेकिन आज मेरी नौकरी पक्की हो गई ना तो आई शपथ 1 किलो नहीं, मैं तेरे को 2.5 किलो मोदक चढ़ाएगी। ठीक है पप्पा, अब मैं जा रही है। इतना बोलकर मुंबई की रहने वाली जलेबी बाई काम की तलाश में निकल पड़ती है और वो जा ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर बाबू राव नाम के एक लड़के से होती है और वो गुस्से में बोल पड़ता है, ये किसकी बेवरी मुलगी है रे? ए पोपट, एड़ा है क्या? एक तो मेरे से टकराया, अब ज्यादा नहीं बोल। इस तरह दोनों में बहस हो जाती है और बाबू राव की नजर जैसे ही जलेबी बाई पर पड़ती है तो वो उसके खूबसूरत चेहरे में खो सा जाता है। और फिर क्या था, जलेबी बाई ये देखकर बोल पड़ती है, ए हलकट, क्या घूर रहा है? कभी लड़की नहीं देखी क्या? चल हट, मला जाऊ दे। इस तरह जलेबी बाई उसे 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है और बाबू राव भी उसके ख्यालों के साथ ही ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर वो जलेबी बाई को देखकर चौंक जाता है और उसे देखकर जलेबी बाई भड़कते हुए बोलती है, क्या रे झिंगुर, तू इधर फिर से टपक पड़ा? लगता है तेरे को शराफत की बोली समझ नहीं आती। अरे मेरे को माफ कर दे मेरी माँ, मैं तेरे पीछे नहीं आया, मैं इधर ही काम करता है। अच्छा ठीक है, तू माफी मांग रहा है तो मैं तेरे को माफ कर देती है। वैसे मेरा नाम जलेबी बाई है और तेरा? मेरा नाम बाबू राव है। वैसे तू काय को आई है इधर? अरे काम के वास्ते। इस तरह दोनों बातें करने लगते हैं। तभी ऑफिस का मेन हेड अभय कैबिन में आता है और जलेबी बाई को कैबिन में बुलाता है, जहाँ जलेबी बाई बोलती है, सलाम साहब, मैं काम के वास्ते आई है। क्या नाम है तुम्हारा और कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? सब मुझसे पूछे कि तू कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई। अरे गाना नहीं गाना, नाम बताओ अपना। बताया तो साहब, मेरा नाम जलेबी बाई, मैं 7वीं फेल है। अरे तुम 7वीं फेल हो तो तुम्हें किस बेस पे काम चाहिए? साहब कोई भी काम चलेगा, मैं साफ सफाई बहुत अच्छी करती है, पूरे फर्श को एकदम शीशे की तरह चमका देगी। ठीक है, बाहर बाबू राव है, वो आपको काम समझा देगा। थैंक यू साहब। आखिरकार जलेबी बाई को काम मिल ही जाता है और बाबू राव उसे काम समझा देता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ जलेबी बाई बोलती है, बराबर समझ गई मैं काम सारा। वैसे तू इधर क्या करता है? चाय पानी पिलाने का काम करता हूँ। अब मैं भी तेरी तरह ज्यादा ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तभी तो किस्मत ने इसी ऑफिस में लाकर पटक डाला। चल कोई नहीं, चल मैं जा रही है, कल मिलते हैं। इतना बोलकर वो अपने घर की तरफ चली जाती है, जहाँ वो गणेश जी की प्रतिमा के सामने मोदक लेकर खड़ी होती है और बोलती है, थैंक यू पापा, आज तेरी दया से ना मेरी नौकरी लग गई। अब तो मैं कमाएगी और जो 4 पैसे बचेगी उसे मैं जोड़ेगी। अब मुझ पर ही मेरी जिम्मेदारी है, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, शादी का खर्चा भी तो देखना है। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचकर काम में लग जाती है और जब वो वाइपर से झुककर पोछा लगा रही होती है, तभी उसका दुपट्टा नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बाबू राव आता है और उसे बोलता है, अरे एड़ी कैसे काम कर रही है तू? इतना झुक के काम करने की जरूरत न को। क्या रे, झुक के पोछा नहीं लगाएगी तो कल लेट के लगाएगी? तेरी को बनाते वक्त पप्पा तुझमें भेजा डालना भूल गया था। ऐसी ही सीधी खड़ी होकर पोछा मार। अगर साहब कुछ बोले तो बोल दियो कि तेरी कमर में दर्द है, अब बस मगजमारी नक्को कर। बाबू राव के मन में अपने लिए चिंताजनक प्यार देखकर जलेबी बाई समझ जाती है कि उसे उसकी कितनी फिक्र है, जिसके बाद वो फिर से अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते और ऑफिस के अलावा अब बाबू राव उसे बाहर भी मिलने लगा। एक दिन दोनों पार्क में बैठे होते हैं, जहाँ बाबू राव उसे बोलता है, मैं तेरे से कुछ बोलूं? मैं जानती है, लेकिन फिर भी तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैं तुझे अवर प्रेम करतो। मैं भी वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, आई लव यू टू। इस तरह दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और बाबूराव
अपनी शादी के भी सपने देखते हुए उसे बोलता है। चलना हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। इतनी जल्दी नको रे बाबा, पहले हम दोनों मिलकर कुछ पैसे जोड़ेंगे फिर करेंगे। और कहीं तब तक तेरे को कोई और झिंगुर उड़ा ले गया तो? अरे नहीं रे, तू अपनी खोपड़ी को फालतू में टेंशन मत दे, मैं तेरे साथ ही ओम मंगलम करेगी। तू मेरा नवरा बनेगा ना, चल घर चलते। इस तरह दोनों बातें करके अपने अपने घर चले जाते हैं और ऐसे ही वक्त बीतता है। और अगले दिन जलेबी बाई फिर से अपने काम करने आती है और जब वो अपने काम कर रही होती है तभी वहाँ नीतीश आता है और बोलता है। और जलेबी भाई क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा खुशी से लाल गुलाबी सा हो रहा है, बड़ी खुश लग रही हो। हाँ साहब, आज मैं बहुत खुश है, लेकिन आपको कैसे पता? खुशी तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है, अपनी इस खुशी का कारण मुझे भी बता दो। जलेबी भाई तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है। अरे साहब, लेकिन मेरे काम से भूख लगने का क्या वास्ता? तुम इतनी खूबसूरत जो हो, इसीलिए ना चाहते हुए भी मेरी नजरें तुम पे टिक ही जाती हैं। क्या करूं, एक तो ये तुम्हारा नाम, कितनी मिठास है तुम्हारे नाम में। नीतीश जलेबी बाई के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी जलेबी बाई उसे झकझोरते हुए बोलती है। साहब, ओ साहब, किस दुनिया में खो गए नीतीश साहब? जलेबी बाई उसे झकझोरते हुए बोल ही रही होती है कि तभी नीतीश का पैर स्लिप हो जाता है और गलती से वो दोनों फर्श पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ अचानक बाबूराव आता है और उन दोनों को ऐसे देखकर वो अपने मन में बोल पड़ता है। ये क्या है, मेरी होने वाली नौकरी इसके ऊपर क्या कर रही है? ये देवा, ये सब देखने से पहले मेरे को उठा क्यों नहीं लिया रे? ये हलकट को मैं आज छोड़ेगा नहीं रे। दोनों को इस तरह से देखकर वो आंख बबूला हो जाता है और उनके पास आकर बोलता है। बहुत खूब। क्या रे, तू सांप के ऊपर क्या कर रही है? और साहब तुम क्या देख रहे हो? उसके नीचे बिछोने के माफिक आराम से लेटे हुए हो, उठने का इरादा नक्को है क्या? तुम्हारा फेविकोल के माफिक चिपक ही हो गया है क्या? बाबूराव गुस्से की कंडीशन में दोनों को लगातार बहुत सारी बातें सुनाता है, जिसके बाद जलेबी बाई फटाफट से जमीन से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर बाबूराव को शांत कराते हुए वहाँ से बाहर ले जाती है। जिसके बाद जब वो दोनों अकेले होते हैं तब जलेबी बोलती है। क्या रे, मैं तेरे को बोली थी ना कि तू अपने मगज के घोड़ों को ज्यादा मत दौड़ाया कर। अरे जानबूझ के थोड़ी ना फिसली थी सांप पर, तू एकदम से भड़क रहा है मेरे ऊपर। वाह, तू सही और वो सांप सही, एक मैं ही तो गलत हूँ। देख, मैं तेरे को किसी के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? इसी वास्ते अब बस मेरे को तेरे साथ शादी करने का है। बाबूराव को जलेबी बाई के किसी के भी करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए अब वो उसे शादी करने की कहता है और बच्चों की तरह वो जिद पर अड़ जाता है और उसे इस तरह देखकर जलेबी बाई हंसने लगती है और बोलती है। तू तो एकदम बालक के माफिक जिद करेला है। चल ठीक है, मैं करेगी तेरे से शादी, अब अपना बीपी हाई मत कर। चल फिर। अब कहाँ जाने का है? अरे शादी की शॉपिंग वास्ते। ए बप्पा, अबे चिरकुट, थोड़ी देर में हम घर तो जाएंगे ही ना। अरे कल भी पंडित जिंदा रहेगा, दुकानें भी खुली रहेंगी। इसी हफ्ते मैं तेरे से शादी करेगी, बप्पा की शपथ, यकीन कर मेरा। ए बप्पा, इससे मगजमारी करने से तो अच्छा है मैं जल्दी से इससे शादी रचा लेगी। लोग सही कहते हैं, प्यार बड़ी कुत्ती चीज है। इस तरह थोड़ी ही देर में दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं, जिसके बाद बाबूराव जलेबी बाई को ले जाकर शॉपिंग करवाता है और 2 दिन बाद ही उनकी शादी की तैयारियां होने लगती है। जलेबी बाई अपनी शादी का कार्ड लेकर ऑफिस आती है, जहां वो बोलती है। अबे सर, ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, आना जरूर। हाँ, और हाँ साहब, मैं ना अगले महीने से काम पर नहीं आएगी। ठीक है, मैं चलती है। जलेबी बाई ऑफिस के पूरे स्टाफ को अपनी शादी का कार्ड देकर चली जाती है और अगले ही दिन वो मराठी शादी के जोड़े में दुल्हन बनकर बाबूराव से शादी करती है। सभी मेहमान खाना और मिठाइयाँ खाते हैं, जहाँ नीतीश बोलता है। क्या जलेबी भाई, तुम्हारी शादी में सारी मिठाइयाँ हैं, बस जलेबी को छोड़कर। अरे साहब, अब तो मैं बाबूराव की हो गई ना, जो है वही खाओ। अब तो जलेबी बाबूराव की है बस। उसकी बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इस तरह ये कहानी यहाँ खत्म होती है। राज, कहाँ हो तुम? मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। बस साक्षी,
मैं भी आ जाऊंगा फटाफट से। ओके, आई एम वेटिंग। राज फोन काटकर अपने दोस्त ऋषभ को कहता है, यार आज और बाइक दिखा दे, कुछ अर्जेंट काम है। क्या यार, तू फिर से बाइक मांग रहा है? भाई दिखा दे, मैं जल्दी ले आऊंगा। यार तुझे पता है ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, इसमें बहुत कम पेट्रोल है। ऋषभ तू फिक्र मत कर यार, मैं डलवा दूंगा पेट्रोल और ध्यान से लेके जाऊंगा। अब जाऊं क्या? चल ठीक है यार, और हाँ धीरे चलाइयो और थोड़ी जल्दी आइयो। इतना कहकर वो बाइक लेकर फटाफट से साक्षी के पास पहुंचता है और साक्षी अपनी कार को पार्क कर देती है और उसे हाय कहते हुए बोलती है। हाय राज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, जल्दी बैठो अब। राज साक्षी को अपनी बाइक पर बिठाकर उसे राइड्स पर ले जाता है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में लंच करने जाते हैं और कुछ ही देर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ पार्क में आ जाते हैं, जहां साक्षी राज के कंधे पर सर रखकर उसकी साइड में बैठी होती है और राज उससे बोलता है। साक्षी एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई जॉब है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हैंडसम भी नहीं हूँ, तब भी तुम मुझसे प्यार करती हो, आखिर क्यों? क्यों करती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। हर चीज पैसे और लुक्स नहीं होती है। अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा ना कि मैं तुमसे क्यों प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हारी क्लास लगा देती हूँ अभी। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलूंगा ऐसा। आई लव यू सो मच साक्षी। आई लव यू टू राज। वक्त बीतता जाता है और राज साक्षी से हमेशा जब भी मिलने आता तो अपने दोस्त ऋषभ से मिन्नतें कर कर बाइक मांग कर लाता और साक्षी को हमेशा उस पर ही घुमाया करता। ऐसे ही एक दिन दोनों कैफे में बैठे होते हैं कि तभी राज को एक कॉल आता है। जी सर, ओके डन। क्या हुआ यार, किसका कॉल था? वो कल मेरा इंटरव्यू फिक्स हुआ है। ओके, कल अपना इंटरव्यू अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट माय लव। हाँ साक्षी। अरे साक्षी तुम मत करो, मैं पे करता हूँ। अरे कोई बात नहीं राज, मैं कर रही हूँ ना, तुम नेक्स्ट टाइम कर देना। अगले दिन राज अपना इंटरव्यू देकर आ जाता है, जहां उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और सैड होकर वो अपने घर चला जाता है। वहीं साक्षी उसे बहुत कॉल्स करती है, लेकिन वो उसकी एक भी कॉल को आंसर नहीं करता। तो वहीं राज के घर उसके कुछ दोस्त आते हैं, जो लोग उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा देते हैं। इस सब से उसे हैंगओवर हो जाता है, जिसके बाद उसके सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ साक्षी उसे कॉल करती रहती है और खुद ही मन में सोचती है, क्या करूं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ऊपर से राज का फोन भी नहीं लग रहा है। घर की चाबी तो है मेरे पास, एक काम करती हूँ वही चली जाती हूँ, घर आएगा तो पता चल जाएगा। इतना बोलकर साक्षी उसके घर चली जाती है और चाबी से दरवाजा खोलते ही जब वो फ्लैट में आती है तो देखती है कि राज अजीब से तरीके से बेड पर लेटा हुआ है और उसके करीब जाकर उसे पता चलता है कि राज नशे में है। फिर वो उसके शूज उतारकर उसे सही से लेटाती है और वहीं चेयर पर जाकर उसके उठने का इंतजार करने लगती है। अगली सुबह जब राज उठता है तो अपना सर पकड़कर बोलता है, मेरा सर। साक्षी तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी और तुम हो के कॉल भी नहीं उठा रहे थे। तुमने ड्रिंक क्यों की राज? तुम्हें पता है ना ये कितना अनहेल्दी होता है। वो साक्षी मैंने नहीं पी, मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। सच में साक्षी। ठीक है, मुझे प्रॉमिस करो आज के बाद तुम बिल्कुल नहीं पियोगे, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस नहीं करूँगा दोबारा। ये हुई ना बात। ऐसे ही एक दिन साक्षी अपनी माँ विनीता से राज के बारे में सब बता देती है, जिसके बाद विनीता कहती है, अरे मैं क्या बताऊं, तेरे पापा ही बताएंगे इसके बारे में। मैं जाती हूँ, मुझे पूजा करनी है। ठीक है मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। साक्षी अपनी कार लेकर राज से मिलने जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में वो अपने दोस्त भुवन को फोन करके बुला लेती है और भुवन जैसे ही आता है तो वो उससे पूछता है, साक्षी वो लड़का तेरे लायक नहीं है। अरे अपना स्टैंडर्ड देख और उसका देख, तू कैसे एडजस्ट कर रही है? ना शक्ल है और ना ही सूरत, और ऊपर से जॉब भी नहीं है। यार भुवन तू ऐसे मत बोल, तुझे कोई हक नहीं है। राज बहुत अच्छा है, सब कुछ पैसा नहीं होता यार लाइफ में। सच्चा प्यार बहुत मायने रखता है जिंदगी में। और सुन, मेरी कार तू चला ले जब तक मैं राज के पास जाती हूँ। ठीक है। राज अपने दोस्त ऋषभ से एक बार फिर बाइक मांग कर ले आता है और साक्षी को अपने साथ घुमाने ले जाता है।
दोनों बाइक को साइड में लगाकर एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ऋषभ राज और साक्षी को एक दूसरे के साथ देख लेता है और गुस्से से कहता है, अच्छा बेटा, तो तेरा इंटरव्यू यहाँ चल रहा है? नहीं नहीं, इंटरव्यू नहीं, तेरी आशिकी चल रही है यहाँ तो। तूने मुझसे झूठ बोलकर बाइक मांगी? वो यार मैं क्या ये चल बाइक दे मेरी। गुस्से में ऋषभ अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी साक्षी बोलती है, राज, तुम्हारी बाइक नहीं थी? मुझे तुमने इतने टाइम से बताया क्यों नहीं? और तुम तो हर जगह मुझे उसी बाइक पर ले जाते थे, वो सब कैसे? साक्षी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ये बात छिपाई। तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाइक मांगी थी। मैं इतना बेकार हूँ ना कि मेरे पास खुद की बाइक भी नहीं है। कोई बात नहीं राज, तुम इतना होपलेस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जॉब लग जाएगी तब ले लेना बाइक। नहीं यार, मैं शायद तुम्हारे लिए ठीक ही नहीं हूँ, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा बोलने की? समझ में नहीं आता। डैम इट, आई लव यू सो मच। आज के बाद दोबारा ये बात बोलने की कोशिश भी मत करना। सॉरी साक्षी, आई लव यू टू। वक्त बीतता जाता है। राज इंटरव्यू तो देता है लेकिन उसका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद वही दोस्त एक बार फिर उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा देते हैं। अचानक से साक्षी उससे मिलने के लिए दोबारा उसके घर पहुंचती है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। साथ ही अगले दिन उसे कॉल करके कहती है, राज, मुझे तुमसे मिलना है और कुछ जरूरी बात बतानी है। ठीक है, हम राजधानी पार्क में मिलते हैं। ओके। जिसके बाद वो राज से वहाँ मिलने पहुँचती है और उसकी फिक्र करते हुए वो उसे बहुत सुनाती है। इसी बीच राज खुद को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब महसूस करता है क्योंकि उसका ड्रिंक करने का मन जो कर रहा था। ऐसे में वो इधर उधर देखता है, कभी अपने हाथों को रब करने लगता है। इतने में साक्षी बोलती है, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स वेरी अनसेफ। कुछ भी हो सकता था तुम्हें। तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते क्या? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम ड्रिंक छोड़ दोगे। बस बहुत हो गया, अब ज्यादा भाषण मत सुनाओ मुझे। पैसे दे दो फटाफट, ड्रिंक करनी है मुझे। राज उस पर जोरों से चिल्ला देता है, जिसकी वजह से साक्षी रोने लगती है और राज अपने घर चला जाता है। उसके पीछे पीछे साक्षी भी चली जाती है। वो उसे फिर से समझाती है, लेकिन राज उसका हाथ पकड़कर अपने घर से धक्का देते हुए बाहर निकाल देता है। साथ ही दरवाजा बंद करके वो उससे कहता है, साक्षी, तुम प्लीज चली जाओ यार यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। राज, प्लीज ओपन द डोर। प्लीज मुझसे बात करो ना। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आई रियली लव यू। अंदर जाकर राज बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करता है। साक्षी बाहर से उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। अगली सुबह जब राज दरवाजा खोलता है तो देखता है कि साक्षी पूरी रात यूं ही उसके दरवाजे के बाहर बैठी रही और जैसे ही साक्षी की आंखें खुलती हैं तो वो बोलती है, राज, तुम ठीक हो ना? साक्षी, मुझे माफ कर दो यार कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। राज, प्लीज मुझे कभी खुद से दूर मत करना, वरना मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। अब कभी नहीं करूँगा। तुम मुझे कुछ बताने के लिए आई थी ना कल? हाँ, बताने तो आई थी, लेकिन ड्रिंक की बात मैं बता ही नहीं पाई। हाँ तो बताओ ना अब। वो बात ये थी कि मैंने तुम्हारा सीवी कंपनी में भेजा था और तुम सेलेक्ट हो चुके हो। कल तुम्हारी ज्वाइनिंग है, तुम्हें बुलाया है। सच साक्षी? हाँ राज, और अब देखना सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन से राज ऑफिस जाना शुरू कर देता है और अपने गलत दोस्तों का साथ भी हमेशा के लिए छोड़ देता है। साथ ही कुछ ही समय के बाद राज साक्षी के मम्मी पापा के पास जाकर उसका हाथ मांगकर उससे बड़ी ही धूमधाम से शादी कर लेता है और शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।